जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई 2027 में वर्दी पाना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी फाउंडेशन बैच, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकेंगे। परमाणु की संरचना। जो परमाणु होता है, इसका जो नाभिक होता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और प्रोटॉन होते हैं वो धनात्मक होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक होता है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, उसी को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है उसकी खोज किसने की थी? वो की थी मोसले साहब ने। इसकी परमाणु क्रमांक की कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या होती है वो समान होती है, लेकिन उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है वो समान होती है। उदासीन परमाणु जैसे कि होता है जिसके ऊपर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं पाया जाता, उसे हम उदासीन परमाणु कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम होता है वो होता है 13 पर। एल्यूमिनियम होता है 13 पर, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 13 और परमाणु क्रमांक जिसे जेड से दर्शाते हैं वो हो जाएगा 13 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है वो हो जाएगी 13, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है इस पर ना तो धन आयन है ना ही ऋण आयन। अगर एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव आयन लगते, ऐसे कि डबल पॉजिटिव आयन लग गए, तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पे लग जाते हैं धन आयन, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर लग जाते हैं ऋण आयन। तब एल्यूमिनियम पर दो धन आयन लगे तो जिसका मतलब है कि इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि एल्यूमिनियम ने दो इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 13 और परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 13, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 माइनस के 2 हो जाएगी, तो इसमें बचेंगे 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। आप किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। फिर बात करते हैं द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। द्रव्यमान संख्या को ही हम परमाणु भार कहते हैं। तो परमाणु भार होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या होती है उसे हम ए से दर्शाते हैं, और परमाणु क्रमांक होता है उसे हम जेड से दर्शाते हैं, और परमाणु भार को ए से दर्शाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसी की योग को हम परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार होता है ए बराबर प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन, इसी को हम परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार निकालने का सूत्र हो गया ए बराबर पी प्लस एन, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होती है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या निकलकर आ जाती है। जैसे कि ऑक्सीजन होता है वो होता है 8 पर, यानी कि परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका परमाणु भार होता है 16। तो इसमें परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8, परमाणु भार ए बराबर कितना हो जाएगा 16, और प्रोटॉन की संख्या की बात की जाए तो हो जाएगी 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगी 8, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है
वो होती है परमाणु भार माइनस के परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार कितना है हमारा 16 और परमाणु क्रमांक कितना है हमारा 8 है। तो 16 में से 8 हो जाएगा तो बचेगा 8। तो इसका तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 8 है। परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ गई हमारी 8। इसी प्रकार से आप अन्य परमाणु के भी परमाणु क्रमांक, परमाणु भार की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से निकाल सकेंगे। जब कभी किसी परमाणु से निकालने पर क्या बनता है, धनावेश बनता है, और ग्रहण करने पर ऋण आवेश बनता है। और उसमें यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो नहीं बदलता, यानी कि जेड नहीं बदलता। फिर बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉन के उदाहरण किसे कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम होता है 12 पर, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें हो गई 12। और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 12 जो है तो धन आयन लग गए, यानी कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 10, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। और एल्यूमिनियम होता है 13 पर, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि 3 पॉजिटिव आयन हैं। तो 13 में से 3 घटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी इसमें 10। और ऑक्सीजन होता है वो होता है 8 पर, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, यानी कि इस पर नेगेटिव आयन लग गए, जिससे कि यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इसे हम सम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए धन आयन या ऋण आयन का होना जरूरी होता है। समसंबंधी परमाणु यानी समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समभारिक किसे कहते हैं? जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है उसे हम समभारिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को कहते हैं प्रोटियम, 1H2 को कहते हैं ड्यूटेरियम और 1H3 को कहते हैं ट्राइटिरियम। और सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं वे किसके होते हैं? तो सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं वो पोलिनियम के होते हैं, जो होते हैं 27। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3। कार्बन के भी 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। फिर बात की जाए समभारिक की, जिसका परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं, और परमाणु क्रमांक होता है वो अलग अलग होता है। समभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है और समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो कार्बन 6 पर होता है, नाइट्रोजन होता है 7 पर। और कार्बन 6 14 और नाइट्रोजन 7 14। तो इनका जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होता है और परमाणु भार होता है वो सम यानी कि समान होता है, इसलिए ये समभारिक कहलाते हैं। वैसे आर्गन 18 40 होता है और 20 कैल्शियम 40 होता है। इनका परमाणु क्रमांक होता है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन परमाणु भार होता है वो समान होता है। ये सभी समभारिक के उदाहरण थे। फिर बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे कि 6 कार्बन 14 और 8 ऑक्सीजन 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांकों को घटाते हैं। तो 14 में से 6 घटाएंगे वो बचेंगे 8 न्यूट्रॉन, और इसमें से 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे 8। तो इसमें भी हो जाएंगे 8 न्यूट्रॉन। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाती है, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। फिर बात करते हैं सम स्थानकों के लिए महत्वपूर्ण उपयोग। तो जो कार्बन 14 होता है उसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। और आयोडीन 131 होता है वो घेंगा रोग तथा रक्त कैंसर के उपचार में हम करते हैं किसका? आयोडीन 131 का उपयोग।
और आर्सेनिक 74 होता है, इसका प्रयोग हम ट्यूमर के इलाज में करते हैं। ट्यूमर होता है जो एक कैंसर होता है, इसका प्रयोग भी हम कहाँ पर करते हैं, वो करते हैं ट्यूमर के इलाज में। किसका? आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। और आयरन 59 होता है, इसका प्रयोग एनीमिया नामक रोग के उपचार में करते हैं। किसका? तो आयरन 59 का उपयोग। और कोबाल्ट 60 होता है, वो कैंसर के उपचार में करते हैं। किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग। और सोडियम 23 और 24 होता है, वो तंत्र का तंत्र में सूचना भेजने तथा रक्त का थक्का बनाने में काम आते हैं। जो सोडियम 23 होता है वो तंत्र का तंत्र में सूचना भेजता है, और सोडियम 24 होता है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाने में सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं, और तंत्र का तंत्र यानी कि हमारे मस्तिष्क में सूचना भेजने के लिए सोडियम 23 का प्रयोग करते हैं, उपयोग होता है। कोश या कक्षा। कोश या कक्षा किसे कहते हैं? तो वह वृत्तीय पथ जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम कोश या कक्षा कहते हैं। जैसे कि जिस पर वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम कोश या कक्षा कहते हैं। तो नाभिक के पास वाली कक्षा को 1 से, और नाभिक की दूसरी वाली कक्षा को 2 से, नाभिक की तीसरी वाली कक्षा को 3 से, और चौथी कक्षा को 4 से दर्शाते हैं। यहाँ इन्हें KLMN के द्वारा भी दर्शाते हैं। जब कोई जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक की पास वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह बाहर से ऊर्जा को ग्रहण करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। और जब कोई परमाणु नाभिक से बाहर की ओर जाता है तो उसकी ऊर्जा है वो कैसी होती है? बढ़ती है। और वह परमाणु की बाहर वाली कक्षा से अंदर वाली कक्षा में आएगा तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा है वो घट जाती है। तो नाभिक से दूर जाने पर यानी कि ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ता है। फिर बोर-वेरी। यदि बोर-वेरी के अनुसार किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2n² के आधार पर निकाली जाती है। जहाँ n होती है वो क्या होती है? वो होती है कक्षा की संख्या। जैसे कि जब हम पहले कक्षा की संख्या को निकालते हैं तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो पहली कक्षा में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जब दूसरी कक्षा के निकालेंगे कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। 4 में 2 की गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 8। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो वो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसी प्रकार तीसरी कक्षा में हो जाएंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 2 का गुणा 9 में करेंगे तो हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। और चौथी कक्षा में निकालने के लिए 2 इंटू के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या आप इस फॉर्मूला के आधार पर निकाल सकोगे। फिर बात करते हैं उपकक्षा या उपकोष के बारे में। उपकक्षा या उपकोष, इनकी खोज किसने की थी? उपकक्षा या उपकोष होती है उसकी खोज सोमरफेल्ड ने की थी। यदि प्रत्येक कक्षा होती है उसके अंदर उपकक्षा होती है। प्रत्येक कक्षा के अंदर उपकक्षा होती है। जैसे कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर कक्षा होती है और कक्षा के अंदर उपकक्षा होती है। उपकक्षाएं वो 4 प्रकार की होती हैं। एस उपकक्षा, पी उपकक्षा, डी उपकक्षा और एफ उपकक्षा। एस उपकक्षा होती है, इसका आकार कैसे होता है? गोलाकार होता है, जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसमें? एस कक्षा में, सॉरी एस उपकक्षा में। फिर बात की जाए पी उपकक्षा, इसका आकार होता है वो डमरू के समान होता है, जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं पी उपकक्षा के अंदर।
फिर डी उपकक्षा, इसका आकार होता है वो डबल डमरू के समान होता है, जैसे कि एक डमरू ए हो गया और एक डमरू ए, यानी कि डबल डमरू के समान होता है। इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर बात करते हैं एफ उपकक्षा। एफ उपकक्षा होती है वो पंचभुजाओं वाले डमरू के समान होती है। पंचभुजाओं वाले डमरू के समान होती है, जिसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसमें रहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं कक्षक की। प्रत्येक उपकक्षा के अंदर कक्षक होते हैं। जैसे ही कक्षक है ना, तो कक्षा के बाहर इलेक्ट्रॉनों का बादल बन जाता है, तो उन्हें भरने के लिए कक्षक तथा उपकक्षक का उपयोग करते हैं। तो कक्षक की संख्या होती है वो उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की आधी होती है। जैसे कि ये एस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे थे, 2, तो इसमें कक्षक की संख्या हो जाएगी 1। और पी उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन भरे थे, जिसमें कक्षक की संख्या हो जाएगी 3, यानी कि इनकी आधी हो जाती है। और डी में हो जाएगी 5 कक्षक की संख्या, और एफ में हो जाएगी 7 कक्षक की संख्या। कक्षक की संख्या होती है वो उपकक्षा की आधी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।